हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल से आवित अशोक। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ABFM में आपका ABFM का पेपर होने वाला है बहुत जल्द ही। तो उसमें हमें जो है क्या क्या ज़रूर से ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। ओके, तो जनरली आप लोगों की क्वेरी होती है सर कि स्ट्रेटजी बता दीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए कि हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, मैंने पहले जब मैं स्टार्टिंग में पढ़ाता था तो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिया करता था, लेकिन मेरा जो अपना अनुभव है फ्रेंड ना, IIBF बिल्कुल उस तरीके से व्यवहार नहीं करता। और मेरे ख्याल से ABM और BFM का पेपर देख करके आपको भी अनुभव हो गया होगा। देखिए, जैसे हम बात करें BFM के पेपर में हेयर कट मेथड इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आया था मेरे ख्याल से कि अगर दोनों की करेंसी मिसमैच हो तो कितना % हेयर कट होगा, एक आया था, है ना। आल्टमैन जेड स्कोर कहीं पूछा ही नहीं गया। ओके, CMB आया था, जो है ना, कैश मैनेजमेंट बिल आया हुआ था। लेकिन अगर इससे पिछले या उससे पिछले लेक्चर में आप जाओ तो कमर्शियल पेपर और कमर्शियल सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट पर 5-5 नंबर की केस स्टडी आई हुई हैं। अब आप सोचिए, अब अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि कमर्शियल पेपर इंपॉर्टेंट है और CMB इंपॉर्टेंट नहीं है, मान लेते हैं, तो क्या होगा? आप CMB नहीं पढ़ोगे और कमर्शियल पेपर और जो है इसको सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट रट के जाओगे। कोई क्वेश्चन यहाँ आ नहीं रहा है और यहाँ से क्वेश्चन आए आपको पता नहीं है, फिर क्या होगा? इसीलिए मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और ऐसी कुछ चीज़ ना दूं जो कि आपको मिसगाइड कर दे। दूसरे क्या करते हैं वो मेरा कंसर्न नहीं, लेकिन मेरा ये कंसेप्ट बड़ा ही क्लियर सा है कि IIBF बिल्कुल आपकी तरह नहीं सोचता है। मैंने जो ऑब्जर्व किया वो क्या करते हैं, मान लो जो है एक बुक में 25 पेज हैं, ठीक है, तो अगर एक चैप्टर में 25 पेज हैं, से आप जो है चैप्टर नंबर 25 पढ़ रहे हैं और उसमें 25 पेज हैं, ठीक है। अब अगर उस 25 पेज में से मान लो तुम कितने पेज तक तुम्हारा हिम्मत बंधी रहेगी तुम्हारी, भाई देखो 100 पेज होता है तो हमारी हिम्मत जो है 60-70 पे टूटने लगती है। 10 पेज होता है तो हमारी 6-7 पर, इट्स अ ह्यूमन नेचर, ऑब्वियसली 60% के बाद हम ढीला छोड़ने लगते हैं। तो मान लो 25 पेज हैं तो तुम जो है 18 पेज तक अच्छे से पढ़े और उसके बाद तुम्हें लगा कि अरे यार ये फिर वही घूम के अब नहीं पूछेगा। लेकिन IIBF नहीं करता ऐसा। वो क्या करेगा, चलिए शुरू करते हैं, पेज नंबर 25, 24, 23 और 22 इस क्रम में पढ़ेंगे, फिर आप फंस जाते हो। असली प्रॉब्लम यही है। इस बार के जो मतलब पिछली बार से इन्होंने देखो माइनस मार्किंग को भी ये लाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने सुना ही होगा कि जो मतलब र्यूमर है, पता नहीं सही है या नहीं है, कि 1/5 की माइनस मार्किंग होगी 1/4 की जगह पर। हर 5 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन नुकसान करेंगे आपको। उसके बाद में कब तक इंप्लीमेंट होगा कोई भरोसा नहीं है। पासिंग परसेंटेज बहुत बढ़ गया था, इसलिए अब जो है एक टर्म आया है रीड बिटवीन द लाइन, है ना, जैसे लाइन के बीच में पढ़ना। PLC क्या होती है? पैकिंग क्रेडिट लोन होता है। दूसरी भाषा में क्या कह सकते हैं, इसे हम इंपोर्ट लोन भी कह सकते हैं। अब अगर PLC पूछा जाए कितने दिन के लिए लोन होता है, 180 दिन के लिए होता है सर, बिल्कुल। इंपोर्ट के लिए लोन कितने दिन के लिए होता है? देन यू विल गो लाइक व्हाट आर यू सेइंग, अरे इंपोर्ट के लिए लोन, ये कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया? सेम चीज, दैट इज व्हाट दे आर डूइंग। मतलब अभी क्या है कि सब कुछ पढ़ना है। एक आदमी NRI हो, मतलब ऐसे समझो तुम NRI हो, वहां से लौटे, अब तुम्हारे साथ क्या होगा, वो वाली स्थिति। कमर्शियल पेपर का जो मैं बता रहा था, कमर्शियल पेपर के भी सवाल ऐसे सरल से नहीं थे। उसमें अगर तुम्हें कमर्शियल पेपर इशू करना है तो जिस लेवल की नॉलेज होनी चाहिए उस लेवल के क्वेश्चन पूछते हैं कि जो बैंक इशू करना चाहता है या जो कंपनी इशू करना चाहती है उसकी मिनिमम रेटिंग कितनी होनी चाहिए, उसका पिछले जो है 3 साल का एवरेज जो है मिनिमम टर्नओवर कितना होना चाहिए, काइंड ऑफ दैट। अब सोचो ये सब कमर्शियल पेपर हम नहीं पढ़ते। कमर्शियल पेपर हम क्या पढ़ेंगे, मिनिमम कितने अमाउंट का होता है, 5 लाख, उसके बाद कितने मल्टीपल में, फिर से 5 लाख के मल्टीपल में चलता है, मिनिमम कितने दिन के लिए होता है, 1 साल, ऐसे करके जो भी गाइडलाइंस है एग्जैक्टली। उसके बाद कब बाई बैक कर सकते हैं, क्या गाइडलाइंस होती हैं, ये सब हम पढ़ लेते हैं, लेकिन उतनी गहराई में कोई नहीं पढ़ता है। लेकिन IIBF तैयार करिए बैठा हुआ है। अब देखो मैकमिलन की पूरी बुक आप पढ़ लीजिए, वहां पर इन्होंने बात की है इनको टर्म की, ठीक है। इनको टर्म मैंने बताया था आपको 2020 में आए हैं, ये आपको मैकमिलन में भी मिल जाएगा, मेरे वीडियो में भी मिल जाएगा। अब ये लोग आगे बढ़ गए, इन्होंने कहा कि बताओ किस डेट को आया हुआ है, किस डेट को इनको टर्म इंप्लीमेंट हुए हैं। सिर्फ इस बात का जवाब दीजिएगा, मुझे ऐसे सपना आ जाएगा कि तुम ये पूछ लोगे, मुझे बताओ। अभी मैं जैसे एग्जांपल देता हूँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG है आपके चैप्टर नंबर 1 में। ABFM का अगर आप चैप्टर नंबर 1 देखेंगे वहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। अब देखो क्वेश्चन बनने को ये IAS का क्वेश्चन है। एक्चुअल में हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे भाई चलो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या होते हैं, टोटल 17 होते हैं और इसको यूनाइटेड नेशन लेकर आया है। मेरे ख्याल से हम इससे ज़्यादा नहीं जानना चाहते हैं क्योंकि हमको IAS की नहीं तैयारी करनी है। अब वो 17 गोल कौन से हैं,
अब उसमें तो तुम 4 गोल उठा कर 3 गोल उठा के रख दो, चौथा कोई उल्टा सीधा रख दो, कहाँ पहचान पाओगे। फिर दूसरा पूछ ले सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल किस डेट से इफेक्टिव हुए हैं। तो अगर ये इतनी ज़्यादा डेट्स और ये सब पढ़ने लग गए और बैठ गए तो फिर तैयारी आईएएस की करिए, सीआईबी छोड़ दीजिए मेरे ख्याल से, है ना, फिर इतना नहीं हो पाएगा। हाँ, लेकिन कुछ जगहों पर जहाँ हम मार्जिन ले सकते हैं, वो मैं एक दो आप लोगों की प्रॉब्लम बताता हूँ, कुछ लोगों सभी की नहीं गलती कहूँगा। देखिए, हमेशा पेपर में क्या करिए, पेपर को 1 घंटे के अंदर में पूरा का पूरा पेपर वॉक थ्रू करिए। देखिए, मेरा अपना जो अनुभव रहा है, हमेशा फ्रेंड ना क्वेश्चन नंबर 95 से लेकर के 99 या 100 तक के जो क्वेश्चन होते हैं ज़्यादातर वन लाइनर होते हैं, ये वन लाइनर होंगे, या अगर वन लाइनर नहीं तो कम से कम 3 क्वेश्चन तो वन लाइनर होंगे और जो सरल होंगे। लेकिन आप क्या किए, आप जो है शुरू से 1 से लेकर के 80 क्वेश्चन तक गए और आप जो है 100वें क्वेश्चन तक पहुंचे नहीं। 20 क्वेश्चन तो आपने यूं ही छोड़ दिया, जिसमें से कम 5 या 6 क्वेश्चन ऐसे थे जो सिर्फ 1 लाइन के थे, जो आप कर सकते थे। तो ये भी एक कहीं ना कहीं पर अपनी जो है मिस्टेक है, इसको भी सही करने की जरूरत है। थोड़ा सा इस चीज़ को इंप्रूव करिए। मतलब मैंने पहला क्या कहा, इंप्रूवमेंट में हम क्या कर सकते हैं, पहला पेपर को 1 घंटे में वॉक थ्रू करिए। अरे सर कैसे हो पाएगा, केस स्टडी आती है मैं सॉल्व करने बैठ जाता हूँ। सही बात है भाई, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। मैं बस ये कह रहा हूँ कि एक बार वॉक थ्रू करिए ना, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ सॉल्व कर दो। सोचो तुम पेपर उठाए और तुमने 15 मिनट में सारे क्वेश्चन देख लिए, मान लो आपने 100 क्वेश्चन 15 मिनट में देख लिए, भाई कम से कम जो है 10 से 12 क्वेश्चन तो तुमको वन लाइनर उसी समय मिल गए, जो उसी समय टिक कर सकते हो। जैसे इसी बार में ही देखो पूछा गया था वेसल थ्री का जो पिलर 2 है वो क्या बताता है, वेसल 3 का ही पिलर 3 क्या बताता है, पिलर 3 डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट बताता है। 1 नंबर का मतलब एक वन लाइनर क्वेश्चन था। ये जो 2 है ये आपका क्रेडिट रेट, मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क के बारे में बताता है, राइट। इस तरीके के क्वेश्चन, उसी और भी इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन थे, 10-12 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो आप कर सकोगे। लेकिन साथ ही साथ में कम से कम आपने सारे क्वेश्चन देख लिए फ्रेंड्स। क्या किया आपने, सारे क्वेश्चन देख लिए, अब आपको आइडिया है बेसिकली कि मैं कहाँ फंसूंगा, कहाँ रुकूंगा। तो एक तरफ से जो है मतलब ऐसे बैलों की तरह जोतना मत शुरू कर दीजिए, गिव इट टाइम, पहले पेपर देख लीजिए। दूसरा केस स्टडी। देखिए मैं कहता हूँ कि हर बार केस स्टडी भगवान जाने जो है आईआईबीएफ कहाँ से लाता है, कॉन्सेप्ट वही रहेगा लेकिन घुमाते इतना बढ़िया है कि वो मतलब क्या बोले, मतलब इवन शॉक्ड रह जाता हूँ, टीचर भी शॉक्ड रह जाते हैं जिनके सामने वो केस स्टडी जाती हैं, ठीक है। तो देखिए केस स्टडी में लेकिन एक चीज़ कर सकते हैं, मान लो तुम्हें केस स्टडी नहीं आ रही है, मैं मान लेता हूँ कि यू डोंट नो अबाउट द केस स्टडी, पर फिर भी एक चीज़ जरूर करिए, आप उसके फ्रेंड्स 5 क्वेश्चन जरूर देख लीजिए। मैं ये मेरे ख्याल से मैंने पहले भी इस पर बात की हुई है, इस बार भी कर दे रहा हूँ। 5 क्वेश्चन आप जरूर देख लीजिए। क्या होता है कि कई बार ये लोग चालाकी करते हैं, 3 क्वेश्चन तो उस केस स्टडी के कैलकुलेशन से होते हैं और 2 क्वेश्चन ये एकदम नॉर्मल से रख देते हैं जिसका इस केस स्टडी से कोई लेना देना ही नहीं। इस बार ऐसा हुआ था, एक केस स्टडी थी जिसमें अगर आपको याद हो 64 डेज का जो है वो दिया हुआ था, वेरिएंस दिया हुआ था, और आपसे वॉलेटिलिटी दी थी, 1 दिन की वॉलेटिलिटी पूछी थी, और दूसरा इसी तरीके से 1 दिन की दे रखी थी और 16 दिन की पूछी हुई थी। ये क्वेश्चन नंबर 4 और 5 था आपकी केस स्टडी का, जबकि जो केस स्टडी थी वो अलग थी, उसका थीम ही अलग था, उसका इस वॉलेटिलिटी से कोई खास लेना देना नहीं था। मेरे ख्याल से वो वेरिएंस वाली शायद थी, जिसमें वेरिएंस कैलकुलेट करना था, ऐसे टेबल दी हुई थी। अगर आप ध्यान कर पाए, जिन्होंने एग्जाम दिया हुआ है बीएफएम का, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अब देखो ये चीज़ मैं करवा चुका हूँ, ये चीज़ मैं सॉल्व करवाया हूँ, आपको बाकायदा आता है, तो ये 2 नंबर आप एक्स्ट्रा उठा सकते थे यदि आप जो है केस स्टडी पढ़ते। हमने केस स्टडी पढ़ी एनपीए पर, क्या पढ़ा हमने, एनपीए पर केस स्टडी है। ये भाई साहब पूरा 2 पेज का डेटा दिया हुआ है, यहाँ पूरा डेटा कहानी सब स्टैंडर्ड में है। 500 करोड़ रुपए जो है उसका फ्रॉड में चला गया है, इतने परसेंट यहाँ, इतने परसेंट यहाँ। अब आप सोच रहे होंगे कि अरे ये सब तो परेशानी वाली बात है, नहीं दिया था इस बार क्वेश्चन। बट अगर आप देखोगे कई बार ऐसा होगा कि पता चलेगा कि उसमें से एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें वो ये पूछ लेंगे कि SMA 0 के लिए नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं। उसी केस स्टडी की बात कर रहा हूं मैं। तो यहां से देखो हमें क्या है, 50 नंबर लाने हैं भाई, वो कैसे भी लाने हैं, ठीक है, कैसे भी लाने हैं। एलिमिनेशन टेक्निक, डायरेक्ट क्वेश्चन आ नहीं रहे हैं, हर चीज को घुमाया जा रहा है। जैसे नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो का क्वेश्चन आया था, अब हमने आपको बताया कि भाई साहब फार्मूला रट लीजिए, मग्गू बन जाइए। फार्मूला आप रट के भी गए, लेकिन वहां डिसाइफर कुछ और करना है। सीरियसली ये क्या करते हैं, हम और आप क्या पढ़ेंगे, आल्टमैन जेड स्कोर के बारे में पढ़ेंगे ना, हम क्या पढ़ेंगे, आल्टमैन जेड स्कोर। इनको उस स्कोर से मतलब ही नहीं है। तुम ये बताओ ये स्कोर बताता क्या है, क्या डिसाइफर करते हो, ये चीज पूछने। करंट रेशियो निकालना, सर करंट एसेट्स अपान करंट लायबिलिटी,
दैट सिंपल। हमने भी रट लिया, आपने भी 2-4 क्वेश्चन लगाए, बहुत खुशी हुई कि इस बार तो एकदम पेपर पार है। वहां पहुंचे, उसने पूछ लिया कि तुम ये बताओ कि करंट रेशियो का जो है फायदा क्या है। ये तो सर सोचा भी नहीं था कि करंट रेशियो का क्या फायदा हो सकता है। भाई हमको कैलकुलेट करना आता है। दिस इज व्हाट दे आर डूइंग। आईआईबीएफ यही कर रहा है, रीड बिटवीन द लाइंस वाली स्थिति है, ठीक है। उस पर भी आया था, एनआरआई पे भी क्वेश्चन आया हुआ था, वो भी वैसे ही था कि तुम विदेश गए, वहाँ पर जो है वहाँ रहने लगे, फिर लौट रहे हो तो 75 करोड़ उसमें पड़े हैं, 72 करोड़ लोन पड़ा हुआ है, उसको क्या करना है। इस तरीके के क्वेश्चन उन्होंने पूछे। उसमें ये भी पूछा हुआ था कि अगर मान लो कोई एनआरआई जो है वहाँ, जब वो एनआरआई बाहर देश लौटेगा तो उसका क्या स्टेटस रहेगा, मतलब एनआरआई कहलाएगा, रेजिडेंट कहलाने लगेगा, RONR कहलाने लगेगा, है ना। इस तरीके से उन्होंने कन्फ्यूज करने का जितना वो विकल्प देख सकते थे वो करते हैं। और एक और बात है, केवल उन्हीं चैप्टर्स में वो आपको कंफ्यूज करते हैं जिन चैप्टर्स में उनको पता है कि आपकी क्लियरिटी है नहीं। ये चीज़ मैंने नोटिस की है। वैसे इस बार इनको टर्म पे भी एक केस स्टडी आई थी सेकंड शिफ्ट में, ठीक है। इनको टर्म मैंने ये पढ़ाया होगा मेरे ख्याल से 2020 में, इनको टर्म्स 2020 में पढ़ाया हुआ था। कभी 1 नंबर से ज़्यादा इसने दिया नहीं है किसी भी एग्जाम में, 1 नंबर से ज़्यादा नहीं। लेकिन इस बार सेकंड शिफ्ट या थर्ड शिफ्ट में 5 नंबर की इनको टर्म की केस स्टडी है, तो शायद सरल थी ये। मेरे ख्याल से लोग बताते हैं कि सर इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थी, अगर आपके वीडियोज देखे हुए तो हम कर सकते हैं। ओके, तो ठीक है फ्रेंड्स, बस यही इतनी बातें मैंने बताई कि थोड़ा सा बुक अभी मैं इतना है कि कहीं ना कहीं मैंने नब्ज पकड़ी है, ये चीज़ मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। देखिए एबीएम का जब आपका पेपर हुआ तो मैंने सिंपली वैसे ही जाने दिया, ठीक है, जैसे मैं करता था, आपको टेलीग्राम पर डेटा दे दिया और काम खत्म कर दिया। लेकिन जब एबीएम का पेपर आपका थोड़ा डिस्टर्ब हुआ तो मुझे ये लगा कि नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो बीएफएम में मैंने जो है थोड़े बुलेट पॉइंट्स शेयर करने शुरू किए। बुलेट पॉइंट्स क्या हैं, पूरी बुक में एक एक पेज से होकर के गुजरता हूँ और फिर मुझे लगता है कि एज एग्जामिनर मैं होता तो मैं क्या क्वेश्चन डालता, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने क्वेश्चंस बुलेट पॉइंट दिए थे और काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे डायरेक्ट की डायरेक्ट एक ही पैराग्राफ से। डीएसआईबी वाला क्वेश्चन फंसा हुआ था, देखिए आपका डीएसआईबी है ना, डोमेस्टिकली सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक जो कुछ था ना, अदर के लिए 3.5% होता है और जो डीएसआईबी है उसके लिए जो है होता है 4% का। और डीएसआईबी कौन कौन से थे, आई थिंक एसबीआई था, शायद आईसीआई था, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी था। देखिए अगर ये गलत होगा तो माफ़ करिएगा, लेकिन मतलब ऐसे ही 3 थे। प्लस इसको मैंने ये भी बताया था कि कौन सी बकेट 4, 3, 2 किस्में भी हैं, मैं उनसे भी आगे गया था कि आओ बेटा इस बार हम तैयार बैठे हैं, और उसका फ़ायदा हुआ इस तरीके से। ऐसे ही कई सारी चीज़ें मैंने जो बुलेट पॉइंट शेयर किए थे उनका फ़ायदा हुआ है, ओके, मतलब वो क्वेश्चन डायरेक्ट हिट किए हुए हैं। अब ये इसलिए है क्योंकि कई बार एग्जाम होता रहा है और मुझे क्वेश्चंस मिलते रहे आप सभी लोगों दोस्तों के सहयोग से, इसलिए मुझे अनुभव होता गया है कि इस चैप्टर में आएंगे तो कहाँ ज़्यादा जो है डूबने के चांसेस हैं। अब फंस कहाँ जाता है मामला, जहाँ वो ज़्यादा दिमाग लगा ले जाते हैं। भाई देखो एक पेज मुझे दे दो ना, मैं बोलता हूँ आप पास 1 पेज का एग्जाम मैं करवाता हूँ, आप पूरा पढ़ के और रट के बैठो, मैं आपको उसमें फेल करने का चैलेंज देता हूँ। यदि पेपर सेट करने पर आ जाए साहब, ठीक है, तो आईआईटी के पेपर में माइनस में भी सिलेक्शन हुए हैं कभी कभार, है ना। आपने सुना होगा कि आईआईटी के पेपर में जिसके -9 नंबर थे वो लड़का भी आईआईटी कानपुर या आईआईटी बॉम्बे पा चुका है। क्यों? क्योंकि पेपर ही इतना सेट है साहब कि तुम अगर छींकोगे भी ना तो माइनस में ही जाओगे, प्लस तो तुम हो ही नहीं सकते, क्योंकि पेपर सेट करने में कौन सी बड़ी बात है। अब आईआईबीएफ क्या कर रहे हैं, यही कर रहा है, उनको पासिंग परसेंटेज ज़्यादा था, जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं उनके सामने रिपोर्ट गई होगी, उन्होंने कहा होगा अच्छा रुको देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, उन्होंने सबसे पहला षड्यंत्र रचा आपके लिए माइनस मार्किंग का, खूब सारा विरोध हुआ तो चलो इससे तो बच गए। 5 पेपर ले आए, जो रिटेल सबसे सरल पेपर था उसको उठा करके ले गए, जो है उठा करके जेआईबी में रख दिया कि चलो अब पास होके दिखाओ, ठीक है। तो साजिश चल रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, साजिश कहीं ना कहीं चल रही है और हमको इसी साजिश के बीच में ही बचना है, ठीक है। चलो कोई नहीं, इतना तो मैंने बहुत सारी बातें आपको बता दी, ठीक है। स्ट्रेटजी तैयार है, नॉट टू वरी, जैसा वो पेपर बना रहे हैं वैसा ही पढ़ा देंगे हम आपको, ये बात मैं वादे के साथ करता हूँ। मैं दुनिया की बात नहीं करता, लेकिन अपने पर भरोसा है मुझे। बस एक चीज़ है ना, प्रॉब्लम कहाँ फंसती है, देखो जो ये 1 नाइट स्टैंड वाले आते हैं, 1 नाइट में पढ़ करके तैयार होकर के चले जाने वाले ना, वो प्रॉब्लम कर जाते हैं कि सर हमको ना ये जो मैकमिलन की 500 पेज की बुक है ना, इसका कुछ जो है 15-20 पेज का दे दो और मेरा काम हो जाए। मेरा विश्वास मानो भाई, सिर्फ झूठ बेचा जा रहा है आपको। 20 पेज में ना कभी नहीं पास हो सकते। बहुत भैया भगवान ने आपको एकदम से सीधे धरती पे जो है सारी चीज़ें आपको दे ही रखी कि जहाँ हाथ रखो वहीं सोना हो जाता, तो बात अलग की है, अदरवाइज आसान नहीं है, ठीक है। तो 20 पेज में नहीं, अब अगर 500 पेज का है भाई और मैं अच्छे से इंटरप्रेट करूँ इसको, अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँ, तो समय लगेगा,
नंबर ऑफ वीडियोज भी बढ़ेंगे। फिर आप लोग फ्रस्ट्रेट होने लगते हो कि सर जो है आपके वीडियो लेंदी होते हैं, आपके वीडियो जो है मतलब बड़े हो जाते हैं, परेशानी होती है। तो भाई क्या किया जाए आप बताओ ना। या तो फिर मैं भी वैसे ही आपको एलसी क्या होती है, लेटर ऑफ क्रेडिट में पार्टियां कितनी होती हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट कितने टाइप की होती है बता करके और निकल लूँ। रीडिंग द बुक्स इज वेरी इजी, उससे ज़्यादा आसान तो मेरे लिए क्या होगा भाई। लेकिन वैसे नहीं कर सकते। अगर आपको आईआईबीएफ से लड़ना है, खास करके सीआईबी, जेआईबी की मैं बात नहीं करता, जेआईबी आसान है फिलहाल, अभी भी आगे हो सकता है मुश्किल हो जाए अभी तो फिलहाल आसान है, लेकिन सीआईबी में ऐसा है। ओके, तो थोड़ा सा चीज़ें चेंज करेंगे, वीडियोज अपडेट करने पड़ेंगे मुझे, है ना, फ्रेश अप्रोच के साथ बढ़ना पड़ेगा। अब जैसे यही एबीएफएम की बुक उठा लो, मैं बोलता हूँ ना ये पहले चैप्टर में 20 क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं जिनके आंसर होने मुश्किल हो जाने हैं, विश्वास मानिए आप, है ना। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं जिस काम के लिए मैंने ये वीडियो स्टार्ट किया है उसके लिए। एबीएफएम मॉड्यूल ए, ये आपके टेलीग्राम चैनल पर ये पीडीएफ अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। पहला चैप्टर है बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट, तो ये मस्ट है, आपको ये पढ़ के जाना चाहिए, क्वेश्चन यहाँ से उठेंगे ही उठेंगे। ठीक है, देखिए मैंने ये क्या बताया हुआ आपको वो मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा, बाकी आप पढ़ लीजिएगा इसको। बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर का नाम है, मैनेजमेंट की डेफिनेशन, ये पेज नंबर 4 है फ्रेंड्स। ओके, अगर आपके पास मैकमिलन की बुक है, हियर इज योर बुक। ठीक है, अगर आपके पास मैकमिलन की ये बुक है एडवांस बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो ये जो है उसका पेज नंबर 4 है। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पेज नंबर 6 पे मिलेगा। प्लानिंग, ये फंक्शन है फ्रेंड्स। ओके, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, यही आगे के 5 चैप्टर, ये चैप्टर नंबर 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट पेज नंबर 8 पे है। मैनेजमेंट थॉट्स एंड प्रोसेसेस पेज नंबर 9 पे है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ओके, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आप जो है मैनेजमेंट थॉट्स एंड प्रोसेसेस जरूर देखिए, क्योंकि इसमें न्यो क्लासिकल और ऐसी चीज़ें दे रखी हैं। इस बार मैं थोड़ा सा बुक भी लेकर के साथ में चलता हूँ, जरा सा डिस्टर्बेंस रहेगा। जनरली मैं जैसा पढ़ाता हूँ वैसा नहीं पढ़ा रहा हूँ, किताब मैंने खोली हुई है ताकि चीज़ें आपको गाइड करते हुए चला चलूँ। ओके, तो थोड़ा सा चीज़ें हम कोरिलेट कर पाएंगे। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन ये है कि मैं आपको जो डेटा दूंगा वो फायदे का रहेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें जैसे क्लासिकल या ट्रेडिशनल स्कूल है, नियो क्लासिकल बिहेवियरल स्कूल है, इसकी डेफिनेशन जरूर जानिए कि क्लासिकल स्कूल क्या क्या बताता है। तो देखो क्लासिकल स्कूल जो है मशीन, लोगों को मशीन मानता है कि ये मशीन है, एम्प्लॉय जो है जितना ज़्यादा हम इफेक्टिवली उनको यूज़ करें उतना ही ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ सकता है। नियो क्लासिकल क्या बोलता है, जो इसमें कमियां थी उसको आगे बढ़ता है। मास्लो हायरार्की नीड है, उसका डगलस की XY थियरी है, मोटिवेशनल हाइजीन थ्योरी है, क्वालिटेटिव स्कूल ऑफ मैनेजमेंट है। इनके बारे में मतलब कहने का, इनकी डेफिनेशन बेसिक फंडा क्लियर रखिए, वो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे 100%। ओके, मैनेजमेंट थॉट एंड प्रोसेस, इसमें क्लासिकल, ट्रेडिशनल, नियो क्लासिकल, मैस्लो की हायरार्की नीड, डगलस, मोटिवेशन, हाइजीन थ्योरी। देखिए जहाँ पर भी नाम वाली चीज़ें आती हैं फ्रेंड्स, वैसे तो वो इंपॉर्टेंट होती हैं, भले ही आया भी कुछ भी सोचे, लेकिन कम से कम पढ़ते समय इनको तो जरूर देख के जाइए। मैस्लो थ्योरी ऑफ हायरार्की मेरे ख्याल से HRM में भी है, ABM में, ABM मॉड्यूल B में है, यहाँ पर भी है, ये भी है वहाँ पर। ठीक है, मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी देखिए, क्वालिटेटिव स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, सिस्टम स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, कंटिजेंसी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, इनके बारे में पढ़िए। इसलिए मैंने इन टॉपिक्स को लिखा हुआ है कि इनके बारे में आपको पढ़ना है। तो सर मैं पढ़ाऊंगा नहीं आपको, मैं बस ये बता रहा हूँ कि यदि आप उस चैप्टर को खोले हुए तो आपको किन चीज़ों को जरूर देखना है। अगर आप बाकी चीज़ें स्किप कर रहे हैं तो कम से कम इन चीज़ों को जरूर देख लें, मैं ये बता रहा हूँ। अब जैसे लोग बोलते हैं कि फंडा बता दीजिए, तो फंडा नहीं है, देखो मैं वो बता रहा हूँ कि जो जरूरी है। इसीलिए इतने सारे टॉपिक, अब आप बोलोगे सर ये इतना सारा हम याद कर पाएंगे, कर लोगे फ्रेंड जब एग्जाम रहता है सर पे और जब पास होने का जुनून रहता है तो पूरी बीएफएम की बुक मेरे ख्याल से भी बीएफएम के एग्जाम के पहले यहाँ दिमाग में लगभग चढ़ गई थी, मेरे तो चढ़ गई थी, क्योंकि ज़्यादा ही दिमाग खराब हो रखा था कि बीएफएम में क्या होगा। तो उसके बाद में लगभग जो हमारे टेलीग्राम चैनल पर क्वेश्चन शेयर हुए थे उसमें सिर्फ 5-6 क्वेश्चन फंसते ही फंसते हैं। पहले आईआईबीएफ ज़्यादा क्वेश्चन जो है मैच करवाता था, लगभग 20-25 क्वेश्चन फंस जाते थे, लेकिन अब उन्होंने लिमिटेशन की है। लेकिन तब भी जो है 5-6 क्वेश्चन अगर आपको फंस रहे हैं भाई टेलीग्राम चैनल से, तो 5-6 नंबर आप एक्सीड कर रहे हो। अगर आप 45 पर हो तो ये 5 नंबर आपके लिए जीवन दान का काम कर सकते हैं, आपकी 50 ला सकते हैं, है ना। तो उसको जरूर जो है कंसिडर करिए। CIB विद अशोक नाम से ही अपना टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पर जाएं, उसे सर्च करें, ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं करना चाहें आपकी मर्जी है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। कंटेम्प्रेरी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट देख लीजिए। टोटल क्वालिटी कंट्रोल से जो जून 2023 में क्वेश्चन था, टोटल क्वालिटी कंट्रोल से जून 2023 में क्वेश्चन था। उसके बाद में बिजनेस मॉडल देख लीजिए। बिजनेस मॉडल में कई तरीके के बिजनेस मॉडल होते हैं, है ना, स्विच बोर्ड, शेयरिंग बेसिस, कई तरह होते हैं, ये जरूर देखिए। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में आ जाइए। पिछली बार ये भी पूछा था मिशन किसे कहते हैं, विजन किसे कहते हैं, सीधे सीधे लाइन लिखी हुई थी, मिशन क्या रिप्रेजेंट करता है, विजन क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है,
ये क्वेश्चन यहाँ से, अब देखिए इसी चैप्टर से आपको क्वेश्चन जो है लगातार मिल रहे हैं। ओके, यहाँ पर क्लाइंटेल भी है, रिसोर्सेज भी है, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। किसी ऑर्गेनाइजेशन का मिशन क्या होता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए विजन क्या होता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्लाइंटेल क्या होता है, रिसोर्सेज क्या होते हैं, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ मतलब लिखी हुई हैं। आप इनको पढ़ के जाइए, हो सकता है पिछली बार मिशन और विजन रहा हो तो मे भी कि आपको इस बार क्लाइंटेल और रिसोर्सेज या क्लाइंटेल मिल जाए, मेरा कहने मतलब ये है। ओके, उसके बाद में आ रही है प्लान एंड स्ट्रेटजी। ठीक है, प्लान एंड स्ट्रेटजी देख लीजिए। स्ट्रेटजी के 3 टाइप होते हैं, कारपोरेट स्ट्रेटजी, बिजनेस स्ट्रेटजी, फंक्शनल स्ट्रेटजी। अब कई बार क्वेश्चन क्या करेंगे, ये 3 जो है मैच द फॉलोइंग कर देंगे आपके लिए। ठीक है, यहाँ पर जो है 3 स्टेटमेंट यहाँ पर भी आ जाएंगे। अब आप जो है इसको यहाँ मैच करिए, इसको यहाँ मैच करिए। इसकी डेफिनेशन देखनी जरूरी है, डेफिनेशन आप यहाँ पर जरूर देखिए। ओके, उसके बाद में आता है दूसरा चैप्टर आपका प्लानिंग। देखिए मॉड्यूल ए के सारे चैप्टर मस्ट हैं, किसी भी चैप्टर को आप छोड़ नहीं सकते, मेरी बात ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चाहे वो जो भी चैप्टर हो, आप किसी भी चैप्टर को छोड़ नहीं सकते हैं। उसके बाद में आता है प्लानिंग। ठीक है, तो यहाँ पर फंडामेंटल ऑफ प्लानिंग देख लीजिए, 30 नंबर, ये पेज नंबर 30 है। प्लानिंग में क्या स्टेप्स होते हैं, इंपॉर्टेंट क्यों है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव पेज नंबर 37 से शुरू होता है। ये पिछली बार जून 2023 में आया हुआ था, जून 2023 का ये क्वेश्चन है, मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव। अब क्या क्वेश्चन था, सीधी लाइन तो देंगे नहीं, घुमाएंगे ही आपको, ये तो आपको पता ही है। ओके, पेस्टल एनालिसिस भी आई थी, पेस्टल एनालिसिस वाज देयर। तो देखिए अब आपको ये चीज़ दिख रही होगी कि लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं। देखिए पेस्टल एनालिसिस में फुल फॉर्म ही पूछा था, देख लीजिएगा पेस्टल एनालिसिस। और इसके पहले मैं आपको क्या बताया, पेस्टल एनालिसिस हो गई, मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव, MBO सॉरी, मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव। ठीक है, MBO ये भी पूछा गया, तो 2 क्वेश्चन सीधे। ठीक, गैप एनालिसिस देख लीजिए, स्ट्रेटजी इवेल्युएशन, स्वॉट एनालिसिस का फुल फॉर्म पूछा गया था जून 2023 में, स्वॉट का फुल फॉर्म पूछा गया था। कंटिजेंसी प्लानिंग देख लीजिए, इमरजेंसी के लिए जो हम प्लानिंग करते हैं। ठीक है, तो देख रहे होंगे कि हाँ ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस बार भी स्वॉट पूछ लिया जाएगा, मे बी, लेकिन अगर वो स्वॉट छोड़ेंगे, पेस्टल छोड़ेंगे, तो भाई जाएंगे कहाँ, यही कहीं तो घूम के। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन लेना है, आप MOB पिछली बार पूछ के, आप पेस्टल पूछ के, आप स्वॉट पूछ के, ये नहीं पूछेंगे तो कहाँ जाएंगे, इन्हीं में से तो किसी में आएंगे जो मैंने उसके अलावा बताए हुए हैं, ये है। ठीक है, उसके बाद में आता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में देख लीजिए, ऑर्गेनाइजिंग में फंडामेंटल क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के टाइप 4 तरीके की होती हैं, सेंट्रलाइज, लाइन एंड स्टाफ, फंक्शनल एंड कमेटी। उसके बाद में ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर 2 तरीके के होते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल। देखिए अगर इसमें आपको ज़्यादा ना पता हो तो कम से कम बेसिक पता होना चाहिए कि सेंट्रलाइज जो है ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, डिसेंट्रलाइज क्या होती है, फंक्शनल क्या होती है, लाइन एंड स्टाफ का क्या कॉन्सेप्ट है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का क्या स्ट्रक्चर होता है, इनफॉर्मल, बेसिक सी बात, एटलीस्ट यू शुड नो द बेसिक, कम से कम शुरुआती चीज़ें। फॉर्मल का क्या मतलब है, ऐसी संस्था जिसमें पूरा बाकायदा सिस्टम बना हुआ है, स्ट्रक्चर बना हुआ है कि हाँ सीनियर मैनेजर और ये सब रहेंगे, वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो गई। जैसे आपका बैंक। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, मेरा ऑर्गेनाइजेशन है छोटा सा, 4 एम्प्लॉई हैं, 2 एम्प्लॉई हैं, कभी वो मैनेजर बन जाते हैं, कभी वो अकाउंटेंट बन जाते हैं, कभी मैं खुद टीचर बन जाता हूँ, कभी मैं खुद ही राइटर बन जाता हूँ, कभी मैं कंटेंट क्रिएटर बन जाता हूँ। तो इनफॉर्मलाइजेशन में आपस में रिश्ते चले हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर यहाँ आता है अप्रोचेज फॉर चेंज मैनेजमेंट। ये यहाँ पर देखिए फिर से नाम वाली चीज़ें आती हैं, ये जरा सा ये जरूर देखिए, यहाँ पर पिछली बार नहीं पूछा है, आई एम श्योर इस बार आपको इससे क्वेश्चन मिलना चाहिए। अप्रोचेज फॉर चेंज मैनेजमेंट में लोइंग चेंज मैनेजमेंट मॉड्यूल, मैकेंजी के 7S मॉड्यूल है, इसमें 7S हैं, पढ़ लीजिएगा, चांसेस बनते हैं कि कौन सा S ऐसा है जो नहीं है। ठीक है, मैकेंजी का 7S, अगर आप लोग टाइम दें मुझे तो मैं आपको बता भी सकता हूँ। ठीक है, ये कौन सा चैप्टर हम देख रहे हैं, तीसरा। मैंने कहा ना थोड़ा सा इस बार जो है डिफरेंट तरीके से चल रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज में ये है 7S मॉडल में, पहला है स्ट्रेटजी, दूसरा है स्ट्रक्चर, तीसरा है सिस्टम, चौथा वैल्यू दैट आर शेयर्ड, 5वां स्टाइल, 6वां स्टाफ और 7वां स्किल। ये हो गए इसके 7S। तो ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं। पेस्टल एनालिसिस का जैसे फुल फॉर्म पूछा गया, तो वैसे ही 7S में से पूछ लेंगे कौन सा S नहीं। जैसे JIB में अगर आपने देखा होगा तो मार्केटिंग के 4P या 7P कौन से हैं, बहुत पूछा जाता सवाल है। ठीक है, ये अनुभव के हिसाब से बता रहा हूँ। उसके बाद में क्वार्टर्स चेंज मैनेजमेंट, फिर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट देख लीजिए। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट आपके HRM में भी है, तो अगर आपने ABM पढ़ा है तो रिसेंटली ये आपके पास में होगा। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। उसके बाद में आ जाते हैं स्टाफिंग पर। पिछली बार स्टाफिंग पर एक पूरी केस स्टडी थी, 5 नंबर की केस स्टडी आई हुई थी। अब पूरा कॉम्प्लेक्स डेटा दिया हुआ था कि वो काम नहीं करता, काम चोर है, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ देखिए स्टाफिंग में
स्टाफिंग का फंक्शन, नेचर ऑफ स्टाफिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ठीक है। इसमें देखिए 4 चीज़ें होती हैं, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, नॉलेज एंड लर्निंग एंड HRD। इन सब के बारे में आपको पढ़ना होगा और ये अपने आप में हर एक चीज़ टॉपिक है अपने आप में। बेसिक सब पता होना चाहिए, सिलेक्शन का क्या मतलब है, ट्रेनिंग का क्या मतलब है, ओके। अब जैसे ट्रेनिंग और नॉलेज में ही डिफरेंस आपको याद होगा, ABM में क्वेश्चन आया था, ABM में क्वेश्चन आया था, लर्निंग में, नॉलेज में, ट्रेनिंग में क्या फ़र्क होता है। अब सोचिए इतना बेसिक सी बात है, ट्रेनिंग में क्या होता है, आपका ज्ञान बढ़ाया जाता है, नॉलेज में क्या होता है, आपका ज्ञान बढ़ाया जाता है, लर्निंग में क्या होता है, आपका ज्ञान बढ़ाया जाता है। पर वो बारीक सा क्वेश्चन जो है उन्होंने पूछा था, एक ABM की किताब में एक टेबल दे रखी है इस चीज़ की, 4 चीज़ें हैं, एक नहीं याद आ रही है, उसमें ये ट्रेनिंग, नॉलेज और लर्निंग, इसके अलावा एक और चीज़ थी, उसी को मैच करवाने के लिए बोला था। हाँ, एक और जो मेरे अनुभव में मेरी चीज़ आई हुई फ्रेंड्स, ओके, आप अपनी बुक में ना जो ये ऐसे ये जो डायग्राम बने हुए होते हैं इनको जरूर देखिए। मैंने जो अनुभव किया है ना, क्या होता है ना, इनके लिए क्वेश्चन बनाना उससे आसान हो जाता है। मैं कोई एक सैंपल देखता हूँ तो आपको बताता हूँ कि हाँ कहाँ पर ऐसा चार्ट बनाया हुआ है, और उस चार्ट को, चार्ट टाइप का जो होता है ना, वहाँ से क्वेश्चन जरूर उठाते हैं, ये बहुत ज़्यादा उठाते हैं। ये जैसे अब ये जैसे देख लीजिए, ये है आपका, अच्छा नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं है, ये है फ्रेंड जो है MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, आपका चैप्टर नंबर 2 है, उसका पेज नंबर 36, चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 36। वहाँ पर ये जो ऐसी जो टेबल दी हुई होती है, मेरा जो कहने का मतलब है, इनसे क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा आसरा हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा चांस है कि ये जो है, कई बार मैंने देखा है कि वो क्वेश्चन यहाँ से उठा के आपको देते ही देते हैं, ओके। तो इस चीज़ को ज़रा सा, अगर आपको बुक पढ़ते समय दिखे तो वहाँ पर थोड़ा सा फोकस अपना जो है, अटेंशन बढ़ा लीजिए। दिस इज एज पर माई एक्सपीरियंस है ना। जैसे ये देखिए, ये है आपका चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 में अगर आप देखें, ये यहाँ पर चार्ट है, देखिए पेज नंबर 68 पर, ये फार्मल और इनफार्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ डेटा दिया हुआ है। अब वो चालाकी बस यही करेंगे, फार्मल, इनमें से कौन सा फार्मल ऑर्गेनाइजेशन में आता है, फार्मल ऑर्गेनाइजेशन इधर यहाँ मैच करने के लिए दे देंगे, यहाँ पे ये वाला उठा के यहाँ रख देंगे, ये वाला उठा के यहाँ रख देंगे, आपको कंफ्यूज करेंगे। तो ऐसी चीज़ें, मतलब इस तरीके का जो चार्ट वाला डेटा होता है फ्रेंड्स, वहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। एज पर माई एक्सपीरियंस जो है आपको ये मैं बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो हो गया फंक्शन ऑफ स्टाफिंग, यहाँ पर सिलेक्शन, ट्रेनिंग, नॉलेज, ह्यूमन रिसोर्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखनी है। उसके बाद में डायरेक्टिंग आ जाती है। आपको यहाँ पर क्वेश्चंस बहुत सारे मिलेंगे। देखिए लीडरशिप क्या होती है, लीडरशिप के मॉडल, उसमें भी अथॉरिटियन, पार्टिसिपेटिव, डेलीगेटरी और ट्रांसैक्शनल। देखिए कम से कम आपको ये पता होना चाहिए कि जो है पार्टिसिपेटिव लीडरशिप क्या होती है, ट्रांसैक्शनल लीडरशिप क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए। मेरा जो कहने का भाव है कि कम से कम ये पता होना चाहिए कि अगर डिफ्रेंशिएट करने को पूछ लें तो आप उसको डिफ्रेंशिएट जरूर कर पाओ। तो एक एक दो लाइनें आपके दिमाग में होनी चाहिए कि हाँ ये लीडरशिप स्टाइल, जैसे अथॉरिटियन लीडरशिप क्या होती है, डेलीगेटरी भी होगी यहाँ पर, है ना, डेलीगेटिव भी है, देखिए डेलीगेटरी स्टाइल, डेलीगेट कर देते हैं काम दूसरे पर। अथॉरिटी हैं, भौकाल बनाए रहते हैं, अथॉरिटी हैं, बॉस हैं, आपके चीफ मैनेजर हैं, आपके ये हैं वो है ना, वो हो गया। पार्टिसिपेटिव, साथ में मिलकर काम कर रहा है। डेलीगेटिव, डेलीगेट कर दिया, अपना काम दूसरे पर सौंपने में उस्ताद हैं, ठीक है। फिर आ जाता है मोटिवेशन। देखिए अगर आप मोटिवेशन देखो तो ये भी आपका HRM का ही टॉपिक है, ABM में आपने पढ़ा है, और वहाँ पर भी ERG थ्योरी और ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं, ओके। पूछा जाएगा, इनमें से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, वहाँ पर भी मिलते हैं, यहाँ पर भी मिलेंगे। ERG थ्योरी देख लीजिए, हर्ट्जबर्ग की थ्योरी, मैकलेन, ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी मॉडल, पढ़िए इनके बारे में, ओके। नाम वाली चीज़ें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, कम्युनिकेशन के बारे में और सुपरविजन के बारे में भी थोड़ा थोड़ा देख लीजिए, ओके। फिर आ जाता है आपका चैप्टर नंबर 6 जो कि है अबाउट कंट्रोलिंग। ठीक है, कंट्रोलिंग में यहाँ पर है टाइप्स ऑफ कंट्रोल। अब कितने टाइप के कंट्रोल होते हैं ये जरूर पढ़िए, यहाँ से क्वेश्चन उठेगा। तीन उन तरीके के होते हैं, फीडबैक या ऐसा कुछ, या 2 टाइप के होते हैं, उनको पढ़ लीजिए। अगर कहिए तो मैं देख लेता हूँ, थोड़ा सा अलग ही स्टाइल में पढ़ाया जा रहा है तो थोड़ा अलग ही चल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा समय मेरे साथ वेस्ट करिए, ओके। कंट्रोलिंग, हियर इट इज, ये फीडबैक कंट्रोल, प्रोएक्टिव कंट्रोल, कंकरेंट कंट्रोल, 3 तरीके की होती हैं कंट्रोल के टाइप जो होते हैं, वो 3 होते हैं, फीडबैक, प्रोएक्टिव और कंकरेंट कंट्रोल, ओके। अब बेसिकली आपको पता होना चाहिए तीनों क्या होते हैं, इनसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। वो कई बार टर्म पे फोकस कर देते हैं कि इस टर्म का क्या मतलब है, ओके। जैसे रिस्कोमीटर, रिस्कोमीटर, RISKO मीटर। अब ये क्वेश्चन पहले जो है उसमें पूछा जाता था, क्या नाम है, रिटेल में, अभी नहीं है, ये GIB में चला गया है उठा करके। रिस्क ओ मीटर जो है आपकी जो म्यूचुअल फंड होते हैं उनका रिस्क नापने का एक यंत्र होता है। अभी इस टर्म पे फोकस कर लेंगे वो उठा करके, ठीक है। तो
ऐसी इस वजह से बता रहा हूँ आपको कि टर्म पर ध्यान देना होगा। कंट्रोल की बहुत सारी टेक्निक है, जिसमें ब्रेक इवन एनालिसिस है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, PERT CPM है, पढ़िए इसको। कोशो से पिछली बार ये एकदम मतलब चैप्टर के सबसे लास्ट में आखिरी टॉपिक है, जहां आप एकदम ढीले पड़ जाओगे। मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स, जो है आप सोचोगे, देखिए जो आपका कंट्रोलिंग चैप्टर है वो पेज नंबर जो है 144 से शुरू होता है। यहाँ से देखिए 144 नंबर पेज से आपका शुरू होता है और ये जा करके ख़त्म होता है यहाँ पे पेज नंबर 6 की बात, चैप्टर नंबर 6 की बात हो रही, 144 से लेकर के और हम 157 तक जा रहे हैं। ओके, यहाँ 157 पर, अब यहाँ 157, यहाँ लेट सम अप है, यहीं ख़त्म हो जाता है आपका चैप्टर यहाँ पर ही। और ये देखिए यहाँ पर कोशो कहाँ पर है, ये मतलब मैं यही कह रहा था कि आप ना जब पढ़ना शुरू करोगे कहाँ से, 144 से, और पूरा मन लगा करके पढ़ना, 144, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ऐसे पढ़ते हुए चले आए, और फिर आपको लगा अरे यार अब बहुत हो गया, इतना नहीं पढ़ूंगा। एंड देन हियर कम्स द IIBF, उसने कहा कि ऐसा करो, इस चैप्टर का सबसे आखिरी टॉपिक क्या है, बोले सर कोशो है। बोला रखो तो इसको जरा सा, कोई पढ़ के नहीं आएगा और सब फेल होंगे। ये है कहानी। ओके, तो कोशो यहाँ से आया। मैं जो कह रहा हूँ कि जहाँ आप लूज करते हो वहीं ये टाइट हो जाते हैं, वहीं शुरू करते हैं कि भाई साहब अब आइए आप बातचीत कर लेते हैं। ओके, कोशो ये भी देख लीजिए, पिछली बार जून 2023 का क्वेश्चन है, ये भी जरा देख लीजिएगा। PERT CPM मैंने पढ़ाया हुआ है, मैंने अपने वीडियोज में चीज़ें पढ़ाई हुई हैं फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद में मॉड्यूल A निपट गया। यहाँ पर मॉड्यूल B की बात करते हैं। यहाँ पर पहला चैप्टर है सोर्सेस आर फाइनेंस एंड फाइनेंशियल स्ट्रेटजी। तो सोर्सेस ऑफ है, ये फाइनेंस के कौन कौन से सोर्सेस हमारे पास अवेलेबल हैं, तो उसमें इक्विटी कैपिटल 163 नंबर पेज पर है। इक्विटी कैपिटल के कई सारे टाइप हैं, अथराइज कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल, इन सब के बारे में मैंने पढ़ाया हुआ है, आप इनको जरूर देख कर जाएँ, सवाल बन सकता है। कॉल्स इन एरियर, अनपेड शेयर, फॉरफिटेड शेयर, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। ओके, अब इसमें क्या है, घुमाने में 2 सेकंड लगेगा, इसलिए जो है एक ही पेज में है सब कुछ। ओके, व्हाई इक्विटी एंड नॉट लॉन्ग टर्म कैपिटल, हम इक्विटी क्यों लेते हैं, लॉन्ग टर्म लोन क्यों नहीं लेते हैं। प्रेफरेंस कैपिटल से क्वेश्चन था फ्रेंड्स आपके एग्जाम में। ओके, प्रेफरेंस कैपिटल में ही PNCPS भी है, PNCPS, परपेचुअल नॉन कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। ओके, तो प्रेफरेंस शेयर से 2 क्वेश्चन आए हुए थे। एक तो इन्होंने प्रेफरेंस शेयर जब आप पढ़ोगे पूरा पढ़ डालिए, आफ्टर दैट ये कंपनीज एक्ट 2013 के कुछ विशेष प्रोविजन की बात करते हैं। वहाँ पर जो है प्रोविजन है सेक्शन 43, सेक्शन 47 और सेक्शन 55 का। तो 47 भी पूछा था और 55 भी पूछा था। ठीक है, 47 क्या कहता है, मैं 1 सेकंड के लिए अगर आप टाइम दे तो बता भी देता हूँ, क्योंकि ये पिछली बार का क्वेश्चन है और घुमाते हैं ये लोग, तो ऐसे में हमें भी थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। या शायद यहाँ पर है ही नहीं, कोई नहीं, लॉन्ग टर्म हो गया। ओके, प्रेफरेंस कैपिटल, यहाँ पर इस चैप्टर में इन्होंने प्रेफरेंस कैपिटल में वो चीज़ नहीं डिस्कस की हुई है, किसी और सर्टेन चैप्टर में है मेरे ख्याल से, कंपनीज एक्ट वाला जो मैं आपको बता रहा था। कोई नहीं, अभी आगे पढ़ेगा तो फिर देख लेंगे। तो यहाँ पर ये इन्होंने सेक्शन 43 और 47 के बारे में डिस्कस किया हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, फिर आ जाता है आपका डिवेंचर्स के टाइप जरूर देखिए, प्राइवेट इक्विटी। ठीक है, प्राइवेट इक्विटी मेरे ख्याल चैप्टर नंबर 21 में है, डिटेल में है, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रैट कैटेगराइजेशन आप PE भी देखिए, यानी प्राइवेट इक्विटी का प्रैट का कैटेगराइजेशन देखिए। ठीक है, ये चैप्टर्स मैंने कवर किए हुए हैं, मतलब भर का कवर्ड है, अगर आप उनको देखेंगे काम आपका चलेगा। अगर कुछ उसके बावजूद भी रह जाता है तो आप बेशक इसमें से लेकर के बुक से रेफर कर सकते हैं। ओके, देखो फाइनेंशियल लेवरेज क्या होता है, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, यहाँ 4 सिचुएशन मैंने लिखी हुई है। पिछली बार ये फ्रेंड जो है फाइनेंशियल लेवरेज की चारों सिचुएशन में से 2 सिचुएशन इन्होंने पूछ ली थी, सिचुएशन नंबर 3 और सिचुएशन नंबर 4 पूछी थी। मैंने बुलेट पॉइंट्स में भी टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है आपको, टेलीग्राम में बुलेट पॉइंट्स पर भी शेयर है, और यदि आप चाहें तो बुक में भी जो है मैं पेज नंबर आपको बता देता हूँ। फाइनेंशियल लेवरेज का सिचुएशन 3 एंड सिचुएशन 4 इन्होंने पूछा था, यहाँ पर है यस, यहाँ पे सिचुएशन 3 पेज नंबर 180 पर है, सिचुएशन 3 एंड 4 इकट्ठे ही हैं। वहाँ पर ये पूछा था कि अगर कोई बिजनेस जो है एट ब्रेक इवन लेवल ऑपरेट कर रहा है, ब्रेक इवन लेवल पर अगर चल रहा है, ब्रेक इवन पॉइंट पर चल रहा है, तो उस केस में डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज क्या होगा, तो आंसर होगा अनडिफाइंड। और दूसरा भी उसी के जस्ट नीचे दूसरा था कि अगर मान लो ऑपरेटिंग मतलब जो है ऑपरेट कर रहा है ब्रेक इवन पॉइंट के नीचे,
ब्रेक इवन पॉइंट से नीचे अगर ऑपरेट कर रहा है तो क्या होगा, तो उस केस में निगेटिव हो जाता है। ओके, अगर ब्रेक इवन पॉइंट से नीचे है तो जो है आपका डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज निगेटिव हो जाती है। अगर ब्रेक इवन पॉइंट पर चल रहा है, एट पर चल रहा है, यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट पर चल रहा है, तो उस केस में ये अनडिफाइंड हो जाता है। ओके, तो सिचुएशन 3, अब ये चीज़ पिछली बार डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज के लिए किया था, वही सेम चीज़ें जो है आपका ऑपरेटिंग लेवरेज के लिए भी 4 सिचुएशन है, तो इस बार इसको जरूर देखिए, उसको भी देखिए पर इसको भी देख लीजिए, मे बी कि यहाँ से मूड हटे और इस पर से 4 सिचुएशन में से 2 क्वेश्चन आपको मिल जाए, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। ओके, कंबाइंड लेवरेज भी थोड़ा सा देख लीजिए। ओके, 2 क्वेश्चन यहाँ से आए हुए थे, मैंने आपको बता दिया। कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन का उद्देश्य क्या होता है, पेज नंबर 190 पर है। पहला एग्जाम्पल ये देख लीजिए, प्रोजेक्ट की कास्ट एनालिसिस 193-94 पर है। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के कौन कौन से मेथड हैं, इसमें पेइंग बैक, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, ये जरा सा देखिएगा। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन अभी याद आ रहा है, प्रेफरेंस जो शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं उसमें कौन सा जो है शेयर होता है जिसमें जो है एरियर दिया जाता है। अगर मान लो पैसे नहीं मिले, जैसे आपकी सैलरी का एरियर आता है, अभी बायपार्टेज सेटलमेंट चल रहा है हमारा, 5 दिन की छुट्टी को लेकर के भी बड़ी पॉजिटिव सी न्यूज़ है, बाकी देखते हैं क्या होता है। 5 डेज बैंकिंग एंड सैलरी इंक्रीमेंट बोल रहे हैं कि इस बार तो 25% के आसपास जाएगी। तो अगर अच्छा है ये होगा तो आपको क्या होगा कि एरियर मिलेगा, जो आपकी सैलरी अभी तक नहीं मिली वो उसी डेट से बढ़ करके मिलेगी। उसी तरीके से जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं इसमें जो है आपको डिविडेंड मिलता है, डिविडेंड कुमुलेट होता है, इकट्ठा होता है, कुमुलेट है ना, इकट्ठा होकर के तब मिलता है, एरियर मिलता है। तो एरियर किस में मिलता है, कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में। किसमें, कुमुलेटिव में। कुमुलेटिव मतलब इकट्ठा होना ही होता है। जैसे मान लो तुम्हारे 5 रुपये थे, फिर 10 रुपये कमाए, फिर 20 रुपये कमाए, तो ये तुम्हारा हो गया 35 रुपये। ये कुमुलेटिव का कॉन्सेप्ट है। 5 रुपये कमाए काम खत्म, 10 रुपये कमाए काम खत्म, 20 रुपये कमाए काम खत्म, ये नॉन कुमुलेटिव हो गया। ओके, ठीक है। तो पे बैक पीरियड, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, ARR, नेट प्रेजेंट वैल्यू, IRR और MIRR, ठीक है। सोशल कास्ट बेनिफिट एनालिसिस, ये सबसे लास्ट टॉपिक है। अब ये देखो इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 9 का सबसे लास्ट टॉपिक है। इतना सब कुछ पढ़ने के बाद बेहोश हो चुके होगे, तुम सोचोगे इसको छोड़ देते हैं, यहीं से क्वेश्चन रखेगा मेरा विश्वास मानो। IIBF इज गोइंग टू हैव सी कि सोशल कास्ट बेनिफिट तो किसी ने पढ़ा नहीं होगा, पक्का भाई साहब, ये सब पढ़ के आए हैं, पूरा ARR MBB सब रटे बैठे हैं, कैलकुलेटर लेंगे तड़ा एकदम लगा के दे देंगे, लेकिन सोशल कास्ट बेनिफिट किसी ने नहीं देखा है। लेट डू इट, है ना। तो थोड़ा सा ये चीज़ है, देखिए ऑब्जर्वेशन के हिसाब से बता रहा हूँ, गलत भी हो सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद में आता है आपका कैपिटल बजट फॉर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट, ठीक है। यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, उसका इलस्ट्रेशन नंबर 1, कैपिटल एसेट प्राइसिंग CAPM है ना, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, आर्बिट्रेज प्राइसिंग थियरी, एवेल्यूएशन ऑफ ओवरसीज प्रोजेक्ट का मेथड, इवेल्यूएशन मेथड्स। इवेल्यूएशन मेथड में वही जो चैप्टर नंबर 9 के मेथड्स हैं, वही सारे मेथड यहाँ यूज होते हैं। ये CAPM पूछा गया था, देख लीजिएगा। ये मॉड्यूल B और मॉड्यूल C थोड़ा सा ना एडवांस लेवल की चीज़ें आ गई हैं जो ज़्यादा समझ में ही नहीं आती हैं। जैसे अब ये सब देख रहे हो, सेंसिटिविटी एनालिसिस, सिनारियो एनालिसिस, अपने आप में डिफ़िकल्ट टॉपिक है, विश्वास मानिए। सेंसिटिविटी एनालिसिस, सिनारियो एनालिसिस, हिलर मॉडल, मैनेजिंग रिस्क, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देख लीजिए। अगर मैनेजिंग रिस्क पढ़ रहे हैं, वहाँ पर कोई अगर विशेष टर्म आ रहा है जो आपको लगता है, स्ट्राइक करता है कि ये थोड़ा सा डिफरेंट है, तो उसको जरूर देखिए वहाँ पर उठा करके, ठीक है। फिर आ जाता है आपका डिसीजन मेकिंग, है ना, CBP एनालिसिस है, डिसीजन मेकिंग यूजिंग रिलेवेंट कास्ट कॉन्सेप्ट है, डिसीजन मेकिंग यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कास्ट है, ये पढ़ना है। फिर आ जाता है C, मैंने आपको बताया ना B में, मतलब B भी थोड़ा सा डिफिकल्ट कहीं ना कहीं ले आता है, और C तो और ज़्यादा कठिनाई के साथ आता है। कॉर्पोरेट वैल्यूएशन की अगर बात करें तो बुक वैल्यू क्या होती है, मार्केट वैल्यू क्या होती है, बेसिकली आपको पता होना चाहिए। कॉर्पोरेट वैल्यूएशन की अप्रोचेज में क्या क्या है, मार्केट अप्रोच क्या होती है, इनकम अप्रोच, कास्ट अप्रोच, ये पूछा गया था। दिस क्वेश्चन वाज देयर, ओके। मार्केट अप्रोच, इनकम अप्रोच, कास्ट अप्रोच, क्वेश्चन नहीं पूछा था, थ्योरेटिकल बेस्ड पूछा था उसने। पिछली बार की अगर हम बात करें ना, तो पिछली बार गड़बड़ क्या हुई थी, पिछले बैच में सबने फोकस कर लिया था न्यूमेरिकल पर, और न्यूमेरिकल आए कितने, 8 से 10 नंबर के, सिर्फ 8 से 10 नंबर के न्यूमेरिकल हार्डली थे। इस बार ज़्यादा आएंगे, मैं श्योर हूँ कि इस बार आपको ABFM में न्यूमेरिकल ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन पिछली बार तो धोखा ही हो गया कि 8 से 10 नंबर के न्यूमेरिकल आए और न्यूमेरिकल बैठे थे रटे हुए, सब पूरा रायता ही हो गया एक तरीके से, थेरी में दिक्कत हो गई थी, ओके। तो यहाँ पर देखिए बुक वैल्यू बता ही दिया, ये मार्केट इनकम अप्रोच, एडजस्टेड बुक वैल्यू अप्रोच, स्टॉक एंड डेट अप्रोच, डायरेक्ट कंपेरिजन अप्रोच। अगर कुछ नहीं पढ़ सकते तो कम से कम ये जरूर जानो कि डायरेक्ट कंपेरिजन अप्रोच होती क्या है, क्या चाहती है, क्या करती है ना, ये आपको आइडिया होना चाहिए। फिर यहाँ से क्वेश्चन पिछली बार आया था, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे न्यूमेरिकल आते हैं। तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो, और एक वो तो बताया ही था आपको कि ये वाला जो कहानी कर दी है कि अब MCQ नहीं देते हैं,
किसी एक फ्रेंड ने जो है लिखा था टेलीग्राम पे कि पहले 100 नंबर में फ़ाइट होती थी, अब 10 नंबर के चूँकि यही ले जा रहे हैं इस वाले को, ये वाले ब्लॉकेज में, तो ऐसे में हम अब 90 नंबर में ही 50 नंबर के लिए जो है अपनी फ़ाइट करना शुरू कर चुके हैं। 10 नंबर तो ऑलरेडी लॉस्ट हो ही चुके हैं, क्योंकि अब ये कठिनाई बढ़ा देता है। ठीक है, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल, जीरो ग्रोथ मॉडल, 2 स्टेज मॉडल, एच मॉडल, इनको सबको देखिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करिए। उसके बाद में अदर नॉन डिस्काउंटेड मेथड कौन कौन से हैं, ठीक है, उसमें रिलेटिव वैल्यूएशन मॉडल, इक्विटी वैल्यूएशन मॉडल, ये मल्टीपल जरा सा देखिएगा, पिछली बार था पीई मल्टीपल, पीबी मल्टीपल, पीएस मल्टीपल, पीईजी, रिलेटिव पीई रेशियो, ओके। उसके बाद में इंटरप्राइज वैल्यू मॉडल, इंटरप्राइज वैल्यू मल्टीपल मॉडल है, यहाँ पर ये देखिए ईवी अपान ये वाला मॉडल, ईवी अपान ईवीआईटी, ईवी अपान एफसीएफएफ, ईवी अपान बीबी, ईवी अपान सेल्स, है ना, बुक वैल्यू अप्रोच मॉडल, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ओके। ये चैप्टर थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा, पिछला चैप्टर भी, ये चैप्टर भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा। फिर चैप्टर नंबर 16, मैं बस इसमें कोई टॉपिक नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि सीरियसली आप भी बुक उठाओगे तो सर पकड़ लेगा। एक रीडिंग दे दीजिए अगर दे पाते हैं, नहीं दे पाते हैं तो छोड़ भी दीजिए, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ मर्जर और एक्विजिशन, ये जरा सा पढ़िएगा, पहला तो यही डिफरेंस जान लीजिए कि मर्जर में और एक्विजिशन में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। अभी मेरे ख्याल से किसी पेपर में पूछा था कि जो है बैंकों की मर्जर के लिए कौन सी कमेटी ने जो है रिकमेंड किया था, नरसिम्हन कमेटी ने किया था ना, एबीएम का क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। तो मर्जर क्या होता है, एक्विजिशन क्या होता है, दोनों फर्क क्या होता है, जानिए जरूर, ठीक है। मर्जर और उसके टाइप, हॉरिजॉन्टल मर्जर क्या होता है, वर्टिकल मर्जर क्या होता है, मर्जर बिटवीन कॉन्ग्लोमरेट क्या होता है, यानी कि जो बड़े बड़े घराने होते हैं, है ना, कंजेनरिक मर्जर, रिवर्स मर्जर, है ना, एक्वायर्ड, टेक ओवर, डी मर्जर, ये सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए। इससे क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, क्योंकि मर्जर ये पूछा था उसने, एक क्वेश्चन जो याद आता है वो ये पूछा था कि इनमें से कौन सी चीज़ है जो मर्जर का कारण नहीं है। मर्जर का कारण टैक्स इवेशन आंसर था, टैक्स इवेशन, यानी कि हम टैक्स की चोरी करना चाहते हैं, क्या इस पर्पज के लिए हम मर्जर करेंगे, नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं था। तो टैक्स इवेजन इज द आंसर, कि मतलब हम इस पर्पज के लिए मर्जर नहीं करते। मर्जर हम अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए करते हैं, मर्जर हम अपनी बुक वैल्यू बढ़ाने के लिए करते हैं, मर्जर हम अपना एक्सपेंशन करने के लिए करते हैं, लेकिन हम मर्जर जो है टैक्स की चोरी के लिए नहीं करते, ओके। उसके बाद में तुम आपका हो गया मर्जर के क्या कारण है, देखिए इसी में से उठाया था उसने, रीजन फॉर मर्जर ना, कास्ट एंड बेनिफिट ऑफ मर्जर क्या होता है, एक्सचेंज रेशियो, मर्जर में कौन कौन से एक्सचेंज रेशियो होते हैं ये जरूर देखिए यहाँ पर, ओके। उसके बाद में मर्जर में कौन कौन से रेशियो होते हैं, यहाँ नीचे लिखा हुआ है, बुक वैल्यू पर शेयर, अर्निंग पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर, डिविडेंड डिस्काउंट वैल्यू पर शेयर और डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यू पर शेयर, ठीक, ये देखिए। उसके बाद में डील रीस्ट्रक्चरिंग, चैप्टर नंबर 18 आपका आ गया। अगेन आई विल से एक रीडिंग दीजिए इसको, मैंने पढ़ाया हुआ है थोड़ा बहुत, जस्ट गिव अ रीडिंग। फिर आ जाते हैं मॉड्यूल डी में। मॉड्यूल डी में देखिए सबसे पहले, चूँकि आखिरी मॉड्यूल है तो सबसे पहले आखिरी चैप्टर पढ़िए, ठीक है, 25 नंबर। क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यही करेंगे ये, सबसे पहले स्पैक में पहुँचेंगे, स्पेशल पर्पज एक्विजिशन कंपनी, स्पैक में जाएंगे, पक्का बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन मिलेगा। आप एग्जाम दीजिए सैटरडे को, आप कहोगे कि सर स्पैक से क्वेश्चन वहाँ पे था, मैं इस बात को लिख के देता हूँ आपको, एक क्वेश्चन तो 100% देगा वो। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि जब हमें 500 किलोमीटर चलना है तो हमारी जो है तबीयत, या जैसे परिक्रमा होती है अयोध्या में, 14 कोसी परिक्रमा करनी है तो 12 कोस के बाद पैर दर्द करेगा, अगर 5 कोसी करनी है तो 4 कोस के बाद दर्द करना शुरू हो जाता है, ह्यूमन नेचर है। अगर आपको मैं कह दूँ कि पैदल जो है यहाँ से 40 किलोमीटर जाना है तो आपकी थकान जो है 30-35 के बाद आएगी। अगर मैं बोल दूँ 4 किलोमीटर जाना है, 3-3.5 किलोमीटर बाद आपकी परेशानी शुरू हो जाती है, नेचर है, ओके। और उसी नेचर का फ़ायदा ये उठाते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 25 पढ़िए, मैं आपको सजेस्ट करूँगा इसमें, ओके। अभी बता भी दूंगा क्या क्या पढ़ना, बट यस, हाइब्रिड फाइनेंस से इन्होंने सवाल पूछा था, ओके। हाइब्रिड फाइनेंस से क्वेश्चन थे, देखिए चैप्टर नंबर 19 से, चैप्टर नंबर 21 से और चैप्टर नंबर 25 से। 19 है हाइब्रिड फाइनेंस, 21 है आपका ये जो वेंचर कैपिटल, एंजल फाइनेंस, है ना, इनसे क्वेश्चन थे। और चैप्टर नंबर 25 है आपका स्पैक के बारे में। इन तीनों से भर भर के क्वेश्चन थे, मेरे ख्याल से कुछ नहीं तो 21 से 10 नंबर का क्वेश्चन था, 5-6 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से, और लगभग 4 से 5 नंबर क्वेश्चन स्पैक से दे रखे थे। इन्हीं 3 चैप्टर से ही भर दिया था उन्होंने, ओके। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये पढ़िए। प्रेफरेंस शेयर, यहाँ पर फ्रेंड्स आपको वो कंडीशन मिलेगी जो मैं आपको कह रहा था, प्रेफरेंस शेयर जो मैं आपको बता रहा था कंडीशन, चैप्टर नंबर 19 में जा करके मिली थी, जो हमने वहाँ बात की थी कि कंपनीज एक्ट के जो 3 नियम हैं वो यहाँ पर है। देखिए आपका चैप्टर नंबर 19 पेज नंबर 434 पे अगर आप देखेंगे ये, ठीक है, पेज नंबर 434 पर अगर आप देखेंगे 19.4.1 साइलेंट
प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 के कुछ साइलेंट प्रोविजन है, उन्हीं में तीन जो है वो सेक्शन की बात हुई, सेक्शन 43 की बात हुई है, सेक्शन 47 की बात हुई, सेक्शन 55 की बात हुई, ठीक है। तो देखो सेक्शन 43 क्या करता है, वो बताता है कि कंपनियों के पास में दो तरीके के शेयर हो सकते हैं, एक जो है आपका नॉर्मल जो है इक्विटी शेयर हो सकता है और दूसरा प्रेफरेंस इक्विटी शेयर हो सकता है। ओके, नॉर्मल वाले में उनको अधिकार नहीं मिलते और इक्विटी वाले प्रेफरेंस वाले में थोड़ा ज़्यादा अधिकार मिलते हैं, ठीक है। दूसरा था सेक्शन 47 का, सेक्शन 47 प्रेफरेंस शेयर के केस में कहता है कि अगर 2 साल तक प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड आपने नहीं पे किया है तो जितने भी आपकी मीटिंगें होंगी उन सब में, उन सभी बोर्ड रेजोल्यूशन में प्रेफरेंस शेयर होल्डर अपना वोट डाल सकते हैं, ये अधिकार उनको मिल जाता है। सेक्शन 55 ये बताता है पहली बात कि आप जो है वो प्रेफरेंस शेयर जो नॉन रिडीमेबल हैं वो इशू नहीं कर सकते, आपको प्रोहिबिट करता है। दूसरा, जो भी प्रेफरेंस शेयर करेंगे उनका वो ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल के लिए 20 साल में रिडीमेबल हो जानी चाहिए, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है तो 20 साल से ज़्यादा अलाउ होता है। ओके, तो ये क्वेश्चन सीधे यहाँ पर आपके एग्जाम में पूछे गए थे, तो यहाँ से क्वेश्चन था। उसके बाद में कंपनीज एक्ट 2013, ये मैंने आपको बताया ना, अभी मैंने जो आपको डिस्क्राइब किया वही साइलेंट फीचर हो गया। प्रेफरेंस शेयर के फीचर पीएनसीपीएस जरूर देखिएगा, इससे भी क्वेश्चन था वो पिछली बार में, पीएनसीपीएस से था। ओके, वारंट देख लीजिए कन्वर्टेबल बॉन्ड्स एंड डिवेंचर से, उसके बाद में वारंट और कन्वर्टेबल डिवेंचर में क्या डिफरेंस है। यहां से वैल्यूएशन ऑफ वारंट से एक क्वेश्चन था जो कि था आपका लगातार बोलते रहने से ना प्यास लगने लगती है, तो यहाँ पे ये पूछा था ब्लैक स्कॉलस मॉडल के बारे में पूछा हुआ था, न्यूमेरिकल नहीं पूछा था, उसने सीधे यही पूछ लिया था कि ब्लैक स्कॉलस मॉडल किस चीज़ का वैल्यूएशन करने के लिए होता है। तो ध्यान रखिए कि ऑप्शंस के वैल्यूएशन के लिए होता है, किसके लिए, ऑप्शंस के लिए वैल्यूएशन करने के लिए होता है। क्योंकि जो वारंट होते हैं वो एक तरीके के जो है आपके वारंट या डिवेंचर, एक सेकंड मुझे समय दीजिए, मैं आपको इसी समय क्लियर कर देता हूँ। यस, हाँ, जो वारंट होते हैं वो एक तरीके के कॉल ऑप्शन होते हैं। वारंट क्या होते हैं, एक तरीके के कॉल ऑप्शन होते हैं, तो इसलिए हम वारंट का भी वैल्यूएशन ब्लैक स्कॉलस मॉडल से कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर उन्होंने वारंट नहीं दिया था, वहाँ उन्होंने ऑप्शन स्वैप और ये सारी चीज़ें दे रखी थी। फिर फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड से क्वेश्चन था। मेजनाइन फाइनेंस भी पूछा गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी थ्योरी बेस्ड था। मेजनाइन फाइनेंसिंग क्या होती है, तो मेजनाइन फाइनेंसिंग से क्वेश्चन था, ब्लैक स्कॉलस से क्वेश्चन था। उसके बाद में यहाँ पर आपका प्रेफरेंस शेयर उठा लीजिए, प्रेफरेंस शेयर के जो कंपनीज एक्ट के दो क्वेश्चन यहाँ से थे, 2 हो गया, एक यहाँ पे आपका 3 हो गया, उसके बाद में एक यहाँ पे 4 हो गया, और एक जो है पीएनसीपीएस से था 5 तो मैं आपको एकदम एग्जैक्टली यहीं दिखा रहा हूँ इस चैप्टर से, तो थोड़ा सा चैप्टर इंपॉर्टेंट बनता है। चैप्टर नंबर 19, चैप्टर नंबर 21 मेजनाइन फाइनेंसिंग देख लीजिएगा, ठीक है। फिर आ जाता है स्टार्टअप इंडिया फाइनेंस में। स्टार्टअप इंडिया, इसका हेड कौन है, किसने एस्टेब्लिश किया, सेतु प्लान क्या है। स्टार्टअप की डेफिनेशन जरूर देख करके जाइएगा, नई डेफिनेशन क्या है, स्टार्टअप की नई डेफिनेशन क्या है, कितना टर्नओवर होगा, कितने साल तक स्टार्टअप माना जा सकता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है। पिच प्रेजेंटेशन क्या होता है, स्टार्टअप यात्रा क्या है, इंस्पायर स्कीम, इट इज़ इंपॉर्टेंट। ओके, फिर जो इनको टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है किसको, अपने जो स्टार्टअप होते हैं, स्टार्टअप फाइनेंस के बारे में, डेट फाइनेंसिंग, इक्विटी फाइनेंसिंग, ग्रांट क्या होता है, स्टार्टअप के स्टेजेस क्या होते हैं और उसमें कौन कौन से सोर्स से फंड अरेंज किया जा सकता है। जैसे आइडिया फेज में कहाँ से मिलेगा, सीड फेज, सीरीज ए फेज, स्केलिंग, एग्जिट ऑपरेशन, इनके बारे में भी देखिए। फिर आता है चैप्टर नंबर 21। देखो मैंने 3 ही चीज़ें लिखी हैं, लेकिन फ्रेंड्स जो है डिटेल में क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। वेंचर कैपिटल क्या होता है, अच्छे से पढ़िए, 81 से 88 तक 7-8 पेज हैं या 9 पेज हैं। प्राइवेट इक्विटी से भी क्वेश्चन था, एंजल फंड से भी क्वेश्चन था, तीनों से क्वेश्चन थे। ओके, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चैप्टर, अगेन मैं बता रहा हूँ 21 नंबर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। एआई में मेरे ख्याल से एआई से कुछ खास नहीं आया हुआ था, अगला जो चैप्टर है वो आया था। एआई में हिस्ट्री ऑफ एआई देख लीजिए 515 पे, गूगल का कंट्रीब्यूशन 516 पे है। एआई इन बैंकिंग जरूर देखिए, क्योंकि हम बैंकिंग के प्रॉस्पेक्ट से बात करें तो 519 पे है, न्यूरल नेटवर्क 522 पे है। फिर आता है आपका बिजनेस एनालिटिक्स एज ए मैनेजमेंट टूल, ठीक है। यहाँ से बिग डेटा एनालिटिक्स से क्वेश्चन आया हुआ था पंजाब के एग्जाम में। ओके, बिजनेस एनालिटिक्स का इसेंशियल क्या है, एनालिटिक्स के टाइप जिसमें डाटा माइनिंग, टेक्स्ट माइनिंग, डाटा एग्रीगेटर, अगर फोरकास्टिंग, अगर कुछ नहीं कर सकते तो ये पता होना चाहिए डाटा माइनिंग, डाटा टेक्स्ट माइनिंग, डाटा एग्रीगेशन होता क्या है, ये आपको पता होना चाहिए कि व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर। ओके, उसके बाद में बिग डेटा एनालिटिक्स से कैसे बिग डेटा एनालिटिक्स काम करता है, बिग डेटा एनालिटिक्स से क्वेश्चन था। फिर आ जाता है आपका
ग्रीन एंड सस्टेनेबल फाइनेंसिंग, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन उठाया था। ISO स्टैंडर्ड देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में दे रखा है, पूछा नहीं था, इससे क्वेश्चन आया हुआ था, ग्रीन बॉन्ड से क्वेश्चन आया हुआ था आपके एग्जाम में, ग्रीन बॉन्ड पर क्वेश्चन था। COP21 और COP26 जरूर देखिए, अब जिस हिसाब से ये लोग पूछ रहे हैं तो हो सकता है कि इससे पूछने की जो है, ये COP जो है 21 कहाँ हुआ, COP26 कहाँ हुआ, क्या हमने वो किया है, ठीक है। फिर RBI का रिव्यू ऑन क्लाइमेट रिस्क, मेरे ख्याल से क्लाइमेट रिस्क BFM में क्वेश्चन पूछा गया था, ओके। सस्टेनेबल फाइनेंस, RBI का क्या व्यू है ये देख लेना जरूरी है। फिर आ जाता है स्पैक मैंने जो है डिटेल में नहीं बताया है, जो कुछ भी मैंने पढ़ाया हुआ है वो सारे वीडियोज आप अच्छे से देख करके जाएं, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। यहाँ से जो है फुल चैप्टर यू कांट स्किप एनीथिंग, है ना, यहाँ से आप स्किप नहीं करिएगा, पूरे के पूरे चैप्टर आप पढ़ करके बेहतर तरीके से जाएँ, ठीक है फ्रेंड। तो ये हो गई हमारी जो है हमें क्या पढ़ना है बेसिकली, ओके। मेरे ख्याल से ये सेशन अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में जा करके मैंने हर एक में, इवन अगर आप जो है टेलीग्राम पर होंगे तो मैंने कुछ पहले जो है चैप्टर में क्या पढ़ना है ये चीज़ जो है वहाँ शेयर की, फिर जो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस रिकॉल आए थे, जो मुझे यहाँ याद है बता दिए, अदरवाइज वहाँ टेलीग्राम पर भी मैंने पैरेलल शेयर किए हुए हैं कि हाँ ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा जा चुका है, तो हेल्पफुल रहेगा। आई एम होपिंग कि अब इससे ज़्यादा बाहर जो है जाने के थोड़ा चांसेस कम है। आप मान कर चलिए कि 70% पेपर आपका इसमें मैं कवर करवा रहा हूँ, 70% इससे ही आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। यदि आप चाहें तो एग्जाम के बाद में मैच करवा लीजिएगा, ठीक है। तो बस इतना ही कहूँगा कि रीड बिटवीन द लाइन्स का दौर है, पढ़ना तो सब पड़ेगा, बिना पढ़े अब नहीं काम चलने वाला है। अगर आप CIB की तैयारी कर रहे हैं तो वो दौर चला गया कि जो है मैं सुबह उठा और मुँह धुला, आफ्टर दैट जो है मैंने 2-3 वीडियो देखे और वहाँ 51 ले आया मैं। नथिंग लाइक दिस इज़ गोइंग हैपन, या हैपन भी होगा तो 10,000 में से 2 या 3 लोगों के साथ ऐसा होने वाला, इससे ज़्यादा लोगों को ये मौका नहीं मिलेगा, ठीक है फ्रेंड। तो बस इसी के साथ मैं लेक्चर यहीं पर एंड करता हूँ। होप है आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए फ्रेंड्स तो जो है लाइक वगैरह कर दीजिए प्लीज़, जो है रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई, है ना, लाइक कर दीजिए। उसके बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो करिए, देखिए वहाँ रेड बटन होगी नीचे में, वहाँ पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद में अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल के बारे में बताएं। अगर आप एग्जामिनेशन सेंटर पर जाते हैं तो कम से कम एक व्यक्ति के कान में फूकिए, व्यक्ति है ना, लेडीज और जेंट्स जो भी हैं उनसे बोलिए कि CIB विद अशोक आप रेफ़र कर सकते हैं, ही इज़ वेरी हेल्पफुल, है ना। अगर आपको लगता है भाई अगर नहीं हेल्पफुल हूँ तो कोई बात नहीं है, आपकी मर्जी है, जो हेल्पफुल है उसके बारे में कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कम से कम अगर मेरे बारे में आपको अच्छा लगता है, आपको फ़ायदा होता है तो ज़रूर जो है शेयर करें, ठीक है फ्रेंड। थैंक यू सो मच।